हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। एंड स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में 17 मई तक ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको एक्सटेंड करा है। बट इस दौरान काफ़ी बिजनेस या शॉप्स को काफ़ी छूट दे दी गई है, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत कम समय है लॉकडाउन का अभी, तो जल्द ही हम लोग क्या कहते हैं दोबारा मिल पाएंगे, स्कूल्स हमारे रीओपन होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है स्टडीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि वो रेगुलर आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपको प्रॉपरली होमवर्क मिल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी अगर मिस भी करें तो आ सकते हैं, डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स नहीं मिले हैं तो मुझसे मांग सकता है लेक्चर की डेट बताकर कि इस टॉपिक का नाम, कि इस टॉपिक की मेरे को नोट्स दे दो आप, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई करी थी चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था। और उससे पहले हमने पढ़ा था मूवमेंट इन डिमांड। दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने सीख लिया है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है और चेंज इन डिमांड कर्व क्या होता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। आज हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, अदर फैक्टर्स। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं या जिनके चेंज के कारण डिमांड पर इफेक्ट होता है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे ध्यान से पढ़ना। चलो, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में आज की डेट और टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम डाल लो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलो आज की डेट डाल लीजिए। ठीक है, चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है स्टूडेंट। और बेटे टॉपिक चल रहा था हमारा, हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में चेंज इन डिमांड, और हमने सीखा था मूवमेंट अलोंग डिमांड का। तो ये जो दो टॉपिक हमने सीखे थे, ठीक है ना, ये दो टॉपिक हमने सीखे थे। तो स्टूडेंट, चेंज इन डिमांड में भी डिमांड चेंज हो रही थी, बढ़ घट रही थी, और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में भी डिमांड चेंज हो रही थी, बढ़ घट रही थी, ठीक है। पर इसमें जो डिमांड में चेंज हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और इसमें जो चेंज हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी प्राइस के कारण उसकी कमोडिटी का चेंज होगा तो वो केस होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का। और जब भी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर तो वो होगा चेंज इन डिमांड का केस। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक करवा रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या है टॉपिक? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या है ये डिटर्मिनेंट्स या कंपोनेंट? इसका मतलब है कि ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जो कि डिमांड को डिसाइड करते हैं, जो कि डिमांड में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात करता आया हूं कि अदर फैक्टर्स वो क्या है, ये अभी खुलकर डिस्कस करेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि ऐसे फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट डाल सकते हैं, डिमांड में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना, या जिनके फेर बदल से डिमांड में बदलाव होता है, वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। उनकी आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सीखना। आज हो सकता है एक या दो ही डिटर्मिनेंट्स इसमें मैं करवा पाऊं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से सीखना ताकि आप ढंग से उसे ध्यान में रख सको, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है, सबसे पहला ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का खुद का प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यानी कि मान लो एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक पेन है, एक 10 रुपए का पेन है, ठीक है। अगर वो पेन मैं महीने में 5 यूज कर रहा हूं, वो पेन मैं महीने में 5 यूज कर रहा हूं, उसका प्राइस 10 है, क्वांटिटी यूज कर रहा हूं मैं 5, ठीक है। कल को अगर इसका प्राइस बढ़ा
इसका प्राइस बढ़कर हो गया 15 रुपीज, तो मैं इसे यूज करना कर दूंगा कम, ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, कल को इसका प्राइस अगर हो गया 8 रुपए तो इसको मैं यूज करना ज्यादा कर दूंगा, 6 यूज, ठीक है ना। तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो पहला डिटर्मिनेंट है उसका मतलब यही है कि कमोडिटी जो कि हमारी पेन थी उसका खुद का प्राइस, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कम यूज करूंगा, उसका प्राइस अगर कम हो रहा है तो मैं ज्यादा यूज करूंगा। इसका जब भी आप ये क्वेश्चन आए कि भाई ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन इफेक्ट द डिमांड, एक्सप्लेन, कि भाई ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड को इफेक्ट डाल सकती है, कैसे डालेगी। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकली समझाना है। कैसे समझाना है कि इन केस इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, अगर ऐसे केस जिसमें प्राइस कमोडिटी का अगर बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम, और अगर किसी केस में उसका प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और साथ में डायग्राम भी बनाना है। अब जैसा कि हमारे पास दो ही केसेस है, एक मूवमेंट वाला और एक शिफ्ट वाला या चेंज इन डिमांड, तो इसमें बताओ कौन से वाले डायग्राम बनेंगे, इसमें बनेंगे मूवमेंट वाला डायग्राम, क्योंकि मूवमेंट में ही मैंने आपको समझाया है कि मूवमेंट का डायग्राम वहां बनेगा जहां पर क्वांटिटी चेंज हो रही है ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहां पर ऐसा ही हो रहा है, ऑन प्राइस के जैसे चेंज हो रही है, तो वही डायग्राम बनाएंगे। यहां लिखेंगे क्वांटिटी, यहां लिखेंगे क्वांटिटी, यहां प्राइस, दोनों अलग अलग केस है स्टूडेंट। एक केस में प्राइस था 10, प्राइस कितना था 10, और क्वांटिटी यूज कर रहा था वो 5, यानी कि पॉइंट कहीं यहां था, ये डिमांड थी, ठीक है। दूसरे केस में प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, लेकिन वो फिर भी इसी पर ही रहा, ठीक है। यहां पर आ जाओ अब केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, इसमें प्राइस 10 था और क्वांटिटी परचेज थी 5, यानी कि डिमांड ये थी, ठीक है, ये डिमांड थी। अब प्राइस कम हो गया, प्राइस कितना हो गया 8 रुपए, और क्वांटिटी ज्यादा है यानी 6, यानी पॉइंट यहां का है, लेकिन रहा इसी कर्व पर, कर्व चेंज नहीं हुआ, यही कर्व पे रहा। अब देखने में लोगों को ये एकदम डायग्राम सेम लगेंगे दोनों, ठीक है ना, देखने में डायग्राम दोनों सेम लगेंगे, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे एक्सप्लेन करना होगा, पहले आपको बताना है ऐसे, नंबर 1 कि एक्स एक्सिस इज शोइंग क्वांटिटी, वाई एक्सिस इज शोइंग प्राइस, ठीक है। फिर क्या बताओगे, फिर बताओगे प्राइस इज इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15, कि प्राइस बढ़ गया, सो क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 to 3, ठीक है ना, क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 to 3, इसको पॉइंट दे सकते हो। एट पॉइंट ए प्राइस 10, क्वांटिटी इज 5, पहले मतलब पॉइंट ए दे सकते हो आप कि प्राइस एट पॉइंट ए प्राइस 10 एंड क्वांटिटी 5, देन प्राइस इंक्रीजेस 10 to 15 एंड एज पर डिमांड लो डिमांड इज डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 3, ठीक है। ऐसा आप लोग इसमें एक्सप्लेन करोगे। फिर इसमें एक्सप्लेन भी ऐसे करना है कि एक्स एक्सिस शोइंग क्वांटिटी, वाई एक्सिस शोइंग प्राइस, ठीक है। एट पॉइंट ए प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 5, तो लिखोगे प्राइस इज डिक्रीज टू 8, प्राइस कम होकर कितना हो गया 8, देन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 6। ऐसे इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप देखो बच्चों कि डायग्राम जब आपने बनाया, तो जैसे मान लो अगर मैं आपको नहीं समझाता और ये डायग्राम था, तो आप देख के सर ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं डायग्राम, ठीक है ना, एक जैसा ही है, कोई बदलाव ही नहीं, वही कर्व है। तो बेटा हमें एग्जाम में क्या होता है, कोई भी डायग्राम जो हम बना रहे हैं एग्जाम के अंदर उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, उसे बताना एग्जामिनर को हमने ये डायग्राम में बनाया क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आसान भाषा में जो आपने जैसे बनाया है वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। और आपको ये भी लिखना है कि अगर ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब है जो हम पहले सीख कर आ रहे हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी, किसी का प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा यूज होगी। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स
गुड्स, रिलेटेड गुड्स, यानी कि आपका गुड है पेन, हो सकता है कई चीजें ऐसी हो जो इस पेन से रिलेट रखती हो, जैसे कि इंक, बिना इंक के पेन का कोई काम नहीं, ये इससे रिलेट रखती हैं। जैसे मान लो आप 10 रुपए का बॉल पेन यूज कर रहे हो सकता है जेल पेन भी इससे रिलेट रखता हो। तो ऐसे गुड्स जो इससे रिलेट रखते हो उनके प्राइस से इस पेन की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, इस इंक के प्राइस से इस पेन की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, या इस जेल पेन के प्राइस से इस पेन की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट नंबर 2 है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड। तो आज मैं यही समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारा चीज हो जाएगी अगर आपको मैंने और भी समझाया तो आज सब्स्टिट्यूट गुड ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, आपने जैसे कभी देखा होगा, आप कभी हॉकी खेल रहे हो या आप देखते हो आजकल प्रो कबड्डी टीवी पर आती है, कबड्डी खेलते हो आप, ठीक है, या कभी फुटबॉल मैच देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लेयर क्या होते हैं, भागते या खेलते हुए थक जाते हैं ना। तो आपने देखा हो ग्राउंड के अंदर तो जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते रहते हैं, लेकिन अगर टीम दिखाएंगे तो 15 की दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है, वो 4 जने जो एक्स्ट्रा है वो क्यों है। तो आपका जवाब आएगा सर 4 जने एक्स्ट्रा यूं है कि कोई चोटिल हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, किसी को कोई चोट लग जाए तो वो खेल सकता है, इन चारों में से कोई उसकी जगह खेल सकता है। बिल्कुल ठीक बेटा। तो अगर होता भी ऐसा ही है कि फुटबॉल में क्या होता है कि भागना ही भागना होता है, तो जाहिर सी बात है प्लेयर थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं बीच में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा वाले प्लेयर हैं इनको अपनी जगह बुला लेते हैं मैदान में खेलने के लिए। तो इन एक्स्ट्रा को पता है क्या नाम दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट। क्या नाम दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट। क्या मतलब कि भाई ये जो प्लेयर बाहर जा रहा है ये और जो इसकी जगह अंदर आ रहा है ये दोनों आपस में सेम जैसे ही हैं, ये वाला प्लेयर इसकी जगह खेल सकता है, ये वाला प्लेयर इसकी जगह खेल सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और भी एग्जांपल देता हूं आपको, भाई आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है तो भाई आपके पास बाइक है, बाइक से ना जाकर आप स्कूटी से जाओ, दोनों एक ही बात है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, कि स्कूटी भी बाइक की जगह ले सकती है, स्कूटी भी बाइक की जगह ले सकती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि आप बॉल पेन का भी यूज कर रहे हो, ठीक है, और बॉल पेन ना हो कभी तो जेल पेन का भी यूज कर लो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट ऐसे गुड्स होते हैं जो आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो तो इसके प्राइस से डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना और ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ढंग से नहीं समझोगे तो बेटा उलझ जाओगे, चीजें बहुत पजल करेगी और दिमाग में मतलब बैठ जाएगी बात कि ये नहीं आता। और अगर ढंग से सुनोगे समझोगे तो मतलब आप निश्चिंत होकर इस चीज को समझ जाओगे, गुत्थी सुलझ जाएगी। सुनो, आपका गुड है जो आप खरीद रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, लेट से आप डेली चाय पीते हो, टी, आप डेली क्या पीते हो, चाय, मान लो 5 कप, और आपके ही जैसे कम तकरीबन 10 लोग हैं, 10 लोग हैं जो चाय पीते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, वो 10 के 10 15 कप चाय पीते हैं। कितने कप चाय पीते हैं, 15 कप, या चलो दोनों सेम ले लेते हैं, हर आदमी 1 कप, 10 कप चाय पीते हो, यानी आपका गुड्स है, क्या है आपका गुड, कौन सा है, चाय। अब चाय का कोई सब्स्टिट्यूट सोचो जिसे चाय की जगह आप पी सकते हो। तो चाय का सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड, ये आपका गुड है, ओन गुड, जिसे आप यूज कर रहे हो, और ये इसका सब्स्टिट्यूट गुड है जो आप चाय की जगह यूज कर सकते हो, जो कि है कॉफी। क्या है, कॉफी, कि चाय की जगह आप कॉफी भी पी सकते हो। पर बेटा कॉफी मान लो महंगी है, ये 10 रुपए का 1 कप आता है और कॉफी आती है 12 रुपए की कप, कॉफी कॉफी महंगी है, और आप 10 जने हैं जो चाय पी रहे हैं। अब सुनो, इस चाय के प्राइस में कोई अंतर नहीं आएगा, चाय का प्राइस 10 का 10 ही रहेगा। इस सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में फेरबदल होने से इसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, सुनो। जैसे इसका प्राइस 10 था, चाय का प्राइस 10 था, और आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे स्टूडेंट, आप ले रहे थे 10 क्वांटिटी, 10 कप चाय पी रहे थे। आप सोचो कि भाई कॉफी का प्राइस हो गया, कॉफी का प्राइस हो गया 9 रुपए, कितना रुपए हो गया, 9 रुपए,
9 रुपए हो गया कॉफी का प्राइस। अब कॉफी का प्राइस 9 रुपए हो जाने से ये जो लोग हैं जो 10 कप चाय पी रहे हैं, जो 10 आदमी 10 कप चाय पी रहे हैं, इन एक दो के मन में ऐसी बात आएगी कि यार कॉफी तो चाय से बढ़िया होती है, ठीक है, तो क्यों ना, अब जब चाय इतनी महंगी है, कॉफी सस्ती होगी चाय से, तो हम तो कॉफी पियेंगे। तो ये चाय छोड़कर कहाँ भाग गए, कॉफी पीने। तो यानी जब भाग गए कॉफी पीने, मान ले 3 लोग भाग गए, तो आपकी चाय का तो दाम वही रहा 10 रुपए, पर अब क्वांटिटी 3 लोग चले गए तो कितनी रह गई, 7। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम होने की वजह से आपके गुड की क्वांटिटी क्या हो गई, कम। गुड की क्वांटिटी क्या हो गई, कम। ये केस समझ आया कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉफी का प्राइस कम हुआ तो आपके गुड की क्वांटिटी क्या हो गई, कम। ठीक है। वहीं स्टूडेंट सोचो, अगर कॉफी महंगी हो गई 15 रुपए, 15 रुपए, 12 से कितनी हो गई, 15 रुपए, तो 12 में कुछ लोग तो पी रहे होंगे ना, कुछ लोग तो पी रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं पी रहे होंगे, कुछ लोग पी रहे होंगे। तो लेकिन जब इतनी ज्यादा महंगी हो गई तो कॉफी जो पी रहे होंगे वो कॉफी को छोड़कर अब किसकी तरफ आ गए, चाय की तरफ। यानी कि कॉफी, चाय का प्राइस वही 7 रुपए है, लेकिन अब 10 की बजाय कितने लोग पीने लग गए इसे, 12 लोग पीने लग गए, 13 लोग पीने लग गए, या 14 लोग पीने लग गए। तो क्या समझे आप कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो आपके गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी गुड्स की क्वांटिटी भी क्या होती है, डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी में। यानी कि अगर इसके प्राइस कम होगा तो आपकी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम, ठीक है, और इसका प्राइस ज्यादा होगा तो आपकी क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा। केस समझ आया स्टूडेंट। अब लोग कहते हैं यार प्राइस में तो चेंज, आप कह रहे हो प्राइस में चेंज नहीं आता। भाई प्राइस में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आपकी बात समझा, लेकिन आपके गुड में नहीं आ रहा, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उस गुड्स पर नहीं आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में आ रहा है, आपके गुड के प्राइस में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें लिखा था ऑन प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस उस गुड के खुद के प्राइस में अगर चेंज आ रहा हो तो वो मूवमेंट का केस होता है, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होगा, ठीक है ना। तो जो सेकंड डिटर्मिनेंट है अपना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो वो यही है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो आपके गुड की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी गुड की क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। और इसके अंदर जो दो डायग्राम बनेंगे स्टूडेंट्स, वो डायग्राम क्या बनेंगे, शिफ्ट के। कौन से केस के बनेंगे, शिफ्ट के डायग्राम बनेंगे, ठीक है। कि जैसे मान लो जब चाय 10 रुपए की थी तो 10 लोग पी रहे थे, यानी ये डिमांड करो। अब चाय 10 की है, चाय में चेंज नहीं आया है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी हो गई 15, यानी ये D1। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी हुई इसलिए बढ़ गया, ठीक है। वहीं प्राइस मान लो 10 है और क्वांटिटी भी आप 10 कंज्यूम कर रहे थे, यानी ये पॉइंट है, ये डिमांड 1 ना, सॉरी सिर्फ डी दाम दे दो, और प्राइस कम हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स के, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई, यानी कि D1। प्राइस तुम्हारी का तो 10 का 10 ही है, ये कम हो गया किसके कारण, ड्यू टू डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है स्टूडेंट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। भाई आपको मैंने बताया है शिफ्ट के केस में अगर कुछ इंक्रीज होगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा तो ये कर्व अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। बाकी आपको प्रॉपरली मैं नोट्स दे रहा हूं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर इसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, या अच्छे से नहीं लिख रखा हो, होच पोच हो रहा हो, तो आपको प्रॉपरली नोट्स भेज रहा हूं डेली। और वो स्टूडेंट जो भी हमारे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हो अपनी क्वेरी। दूसरा, अगर किसी बच्चे को मेरे नोट्स चाहिए रिटर्न के, तो वो भी आप मांग सकते हो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। क्लियर है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।